नमस्कार दोस्तों। इस लेसन में हम इथिक्स का जो 15वां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें ये टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड। आप जानते हो इथिक्स के आप सिलेबस को देखना एक बार, उसमें छोटे छोटे टॉपिक मेंशन है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम छोटे छोटे लेसन बना रहे हैं जो कि आपकी मेंस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाले हैं। विशेषकर आप चाहे अपना जैसे प्रीलिम्स के बाद में मेंस के एग्ज़ाम देने वाले हो तो उस समय देख सकते हो आप अपने ये लेसन। इसके अलावा जैसे यदि आप 2022-23 में आगे तैयारी कर रहे हो तो ये लेसन तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आपको सिलेबस जल्दी से समाप्त करना होता है। छोटे लेसन आपको मतलब मदद करेंगे आपके सिलेबस को अच्छी तरीके से समाप्त करने में। तो इसकी पीडीएफ मैं पहले ही बोल चुका हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर। जो 113 पेज की इथिक्स की पूरी पीडीएफ मैंने शेयर की, उसी में से मैं ये लेसन बना रहा हूँ। तो आपको यदि ये पीडीएफ देखना हो तो उसमें जाकर देख लें। और जो न्यू स्टूडेंट है जो ये अभी लेसन देख रहा है, तो आप ये करना कि इससे पहले जो मैंने 13 लेसन बना दिए हैं, एक केस स्टडी का भी मैंने बना चुका हूँ, इसके अलावा बुक रिसोर्सेज के लेकर भी कुछ लेसन बना चुका हूँ। ये पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इथिक्स की, आप एक साथ इनको देख सकते हो। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा आप सर्च करना चाहते हो यूपीएससी स्टडी विद धर्मेंद्र जाकर टेलीग्राम पे आपको सर्च करने से भी ये चैनल लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक शानदार टॉपिक। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक और शेयर जरूर करना। ठीक है, जैसे इसका मतलब क्या है, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना कि लोक निधि का उपयोग से क्या मतलब है। यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड का क्या मतलब है। तो ये क्वेश्चन आपके देखो, ये छोटे छोटे टॉपिक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपका काम आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, जैसे हमारे देश के संसाधन है। ठीक है, संसाधनों का बंटवारा इस प्रकार से होना चाहिए या उनको इस प्रकार से हमें दक्ष या अच्छे तरीके से उपयोग में लेना चाहिए कि सभी का भला हो। ठीक है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारे समाज में कहीं ना कहीं समस्याएं आती हैं कि संसाधनों का केंद्रीकरण होने लगता है। जैसे आपने हाल ही में ऑक्सफैम की असमानता रिपोर्ट देखी होगी ना, उसमें काफ़ी कुछ बताया गया है कि भारत के जो एक वर्ग है, धनी वर्ग है, वो काफ़ी अमीर होता जा रहा है, जबकि जो गरीब वर्ग है उसमें काफ़ी संकट कोविड-19 के बाद उनकी रोजगारों को लेकर देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि हमारी जो लोक निधि है ना, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत समस्याएँ हैं। जैसे आप इसमें ये भी कर सकते हो कि जैसे भ्रष्टाचार की समस्या है हमारी, सब्सिडी जो किसानों या वंचित वर्ग तक जो आती है, फूड सब्सिडी आती है या इसके अलावा जो भी अन्य सब्सिडी आती है, उसके लीकेज की बहुत सारी ऐसी समस्याएँ हैं। तो एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि क्या कारण है, कौन से ऐसे रीजंस हैं, क्या समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं। ठीक है, एक समाधान का इसमें बनेगा कि हम समाधान कैसे कर सकते हैं, कि लोक निधि का हम प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है। आप जानते हो कि जैसे देश के अंदर हर साल हम जानते हैं कि फरवरी में बजट आता है। तो बजट क्यों रखा जाता है, तो बजट भी एक वित्तीय प्रबंधन है या वित्तीय पारदर्शिता लाने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है, ताकि मतलब सरकार के द्वारा जो भी फंड है देश के लिए संसाधन है, उनका सही से उपयोग किया जा सके। आप जानते हो केक बनी हुई है, केक जैसी संस्थाएं क्या करती है, मतलब जो भी हमारे संसाधन है उनकी रक्षा करती है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मतलब संस्थाएं हैं। जैसे आप बात करते हो लोकपाल की बात कर सकते हो, यहाँ पे सिटीजन चार्टर की बात कर सकते हो, सीवीसी की यहाँ पे बात कर सकते हो, सीबीआई की बात कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं हमारे देश के संसाधनों के संरक्षण का प्रयास करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप शॉर्ट रूप में देखना कि लोक निधि के उपयोग से क्या मतलब है और इसका क्या है। जैसे हम जानते हैं कि लोक निधि के उपयोग का मतलब ये हो गया कि सतत व समावेशी विकास के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो यानी केंद्रीकरण ना हो। इसके अलावा असमानता की जो खाई है मतलब कम करो, उसको कम करना है। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड जरूरी क्यों है, तो इसके लिए बिंदु आपके हैं। और ये आप जितना शॉर्ट पढ़ोगे ना इथिक्स के सिलेबस को, उतना ही आपके फायदे वाली बात है। क्योंकि आप जानते हो इथिक्स के अंदर जो सेक्शन ए है उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं 150 वर्ड में आ रहे हैं। अब यदि आपके पास 50 वर्ड है ना, तो 50 वर्ड को 150 वर्ड बनाने की आप में क्षमता होनी चाहिए। यही डिमांड है यूपीएससी की, ज़्यादा कोई पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पे। इसके अलावा हमारी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, लोक सेवाओं का वितरण है, इसमें संसाधनों का दक्ष उपयोग है, आधुनिक के जो आधारभूत ढांचे का निर्माण है, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो लोक निधि के उपयोग से संबंधित सबसे पहले आपने ये देखा कि उद्देश्य क्या है। दूसरा पॉइंट आप ये देख सकते हो, ऐसे डायग्राम बना के आना, बहुत शानदार डायग्राम है। मैंने इतने अच्छे प्रयास के द्वारा इनको बनाने की कोशिश की है। ठीक है, तो हिंदी माध्यम के लिए आपके लिए शानदार मतलब एक नोट्स और वीडियो लेसन आपके लिए उपलब्ध है। तो आप तैयार रहिए इन चीज़ों के लिए। फ्री में आपको कोई पढ़ा रहा है तो इन चीज़ों को थोड़ा सा और ढंग से देखिए। मैं देख रहा हूँ कि जैसे इथिक्स के लेसन को लेकर मतलब उतना इंटरेस्ट लोग नहीं दिखा रहे हैं। या तो एक रीज़न ये हो सकता है कि अभी प्रीलिम्स एग्जाम पास में है, ये हो सकता है। या मतलब पता नहीं है कि मतलब जो पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है। तो देखो इन चीज़ों पर आपको विश्वास करना होगा। और एक बार आप यूट्यूब पर मतलब देख लीजिए आपको कौन अच्छा पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, तो उसके हिसाब से बाद में आपको अपने आप पता लग जाएगा कि यूपीएससी की जो एग्जाम की डिमांड है उसके हिसाब से ये लेसन कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
तो लोक नीति के उपयोग से संबंधित समस्याएं क्या है? जैसे शासन में भ्रष्टाचार की समस्या इसमें आएगी, निगरानी पारदर्शिता की समस्या है, इसमें राजनीतिक दलों का प्रशासन से गठजोड़ की बातें, क्रोनी पूंजीवाद बहुत सारा समय चर्चा में रहता है। क्रोनी पूंजीवाद का सीधा सा मतलब क्या है कि मतलब जो वर्तमान राजनीतिक दल है या सरकार है, वो किस प्रकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर अपने अपने हितों को साध रही है। इससे क्या होगा, जो हमारे सार्वजनिक जो हित होगा ना, वो उसको नुकसान होगा। तो क्रोनी पूंजीवाद का आप समझ गए होंगे, ये मतलब बहुत ही एक समस्या रहती है कहीं न कहीं देशों में कि इससे कुछ वर्ग या कुछ पूंजीपतियों को ज़्यादा लाभ होता है, ठीक है। यहाँ पे किसी का एग्जाम्पल दे दो, नाम मत लिखना, ठीक है, नाम लिखना अच्छा नहीं होता। आप सिंपल सी इसको ये समझाओ कि उस देश का मतलब कहीं न कहीं असमानता की खाई ज़्यादा गहरी होगी, जहाँ पे क्रोनी पूंजीवाद ज़्यादा है, ठीक है। इसको इसका बता सकते हो। एक वर्ड काफ़ी चर्चा में रहता है, पॉलिसी पैरालिसिस। पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब है कि सरकार जो भी स्कीम लेके आती है या सरकार जो भी नीतिगत योजनाएँ बनाती है, उनको सही ढंग से क्रियान्वयन उनका सही स्तर पर नहीं हो। जैसे सरकार ने कोई भी योजना बनाई कि हमें इतना फंड इस योजना में लगाना है और इतना फंड उसमें जारी भी कर दिया, लेकिन उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ा या उसका लाभ नहीं मिला, तो कहीं न कहीं उसमें ये देखा जाता है कि आपकी जो नीति आपने बनाई थी, उसमें कहीं न कहीं खामियाँ हैं, ठीक है? आपकी जो धरातल पर आपको रियल में उसका काम दिखना चाहिए था, सही क्रियान्वयन की समस्याएँ यहाँ पे देखी जा रही है, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिसी पैरालिसिस। ये ऐसे वर्ड आप इस्तेमाल करो, ऐसे डायग्राम से आप क्या कर दोगे? जैसे 150 वर्ड का क्वेश्चन है, ऐसे 3 डायग्राम बनाएँगे ना, बना के आ गए एग्ज़ाम में, तो आपका पूरा क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो जाएगी। यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्म अच्छा भी नहीं लगता, तो आप पैराग्राफ इसका ये कर सकते हो, बहुत अच्छा रहता है। डायग्राम बना के अच्छे कीवर्ड के द्वारा अपने आंसर को लिखने का प्रयास करो। इसके अलावा नौकरशाही, अभिवृद्धि और लाल फीताशाही, आप जानते हो कि मतलब सारी संस्थाएं तो ऐसी नहीं है। जैसे हम सिविल सेवा की बात करें तो सभी लोग ऐसे नहीं करते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप या कुछ लोग हैं जहाँ पर ये समस्या देखी जाती है कि अपने निजी स्वार्थों के लिए नौकरशाही क्या करती है, कहीं न कहीं इन समस्याओं को बढ़ावा देती है। लाल फीताशाही का मतलब तो आप जानते हो कि इसको बोलते हैं कि जैसे काम में देरी या कोई लालच प्राप्त करने की लालसा में आपका कार्य सही समय पर नहीं हो पाता, तो वो लाल फीताशाही होता है। इसके अलावा जन भागीदारी का अभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे इसमें एग्जांपल दे सकते हो कि जैसे आसपास भ्रष्टाचार की ऐसी समस्याएं क्यों ज़्यादा हो रही है, तो कहीं न कहीं हम नागरिकों को भी एक जिम्मेदारी बनती है, आम आदमी की भी एक जिम्मेदारी बनती है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे इसमें लेके देख सकते हो कि जैसे आपके आसपास कोई सड़क बन रही है ना, या पानी की टंकी बन रही है, या कोई सरकारी भवन बन रहा है, या कोई सार्वजनिक सेवा के लिए और कार्य हो रहा है, तो आप कितनी जागरूकता वहाँ पे दिखाते हो, ठीक है। जैसे कोई ठेकेदार है, आस-पास में सड़क बना रहा है, तो सड़क बना रहा है, तो आप लोगों की ये ज़िम्मेदारी बनती है कि उस सड़क में कितना पैसा आया, यानी जो आप सोशल ऑडिट की बात करते हो ना, आपको गाँव वालों को ये जानकारी होनी चाहिए, आस-पास के लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि इस सड़क में कितना पैसा आया है, इसका निर्माण कार्य कितना अच्छा होना है, कितना इसमें जो भी क्राइटेरिया उसका है। तो यदि आम आदमी जागरूक बनता है ना, तो फिर कहीं न कहीं दबाव बनता है लोक निर्माण विभाग पर, या जो लोग ऐसा कार्य करते हैं, उन पर दबाव बनता है कि उनको अच्छा कार्य करना होगा, ठीक है। तो आप साफ बात यहाँ पे बता सकते हो कि कहीं न कहीं ये रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, प्रशासन में भ्रष्टाचार है। हम कभी ऐसा नहीं कहते हैं कि जनता भी इसके लिए ज़िम्मेदार है। आप जानते हो कि भ्रष्टाचार जनता मिलके ही करती है। हाँ, यहाँ पे आपके ये क्वेश्चन हो सकते हैं कि ऐसे हाँ, नहीं करेंगे तो कार्य में देरी होगी, या फिर लोग अपने निजी स्वार्थों के लिए जल्दी से कार्य करवाने के लिए ऐसा काम करते हैं। लेकिन बात तो वही आ गई ना, नागरिकों वाली बात आ गई कि नागरिक की ज़िम्मेदारी बनती है फिर। तो आएगा समय एक दिन, परफेक्ट तो नहीं बन सकते हम कि भई 100% भ्रष्टाचार कम कर लें, लेकिन उसको कम तो किया जा सकता है ना। कम कैसे किया जा सकता है कि जो हमारी जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि अ, जैसे सार्वजनिक सेवाओं में भ्रष्टाचार कम करने के लिए आजकल हम देख रहे हैं कि तकनीकी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। आप इनमें एग्जांपल दे दो, जिनका जेम का एग्जांपल दे दो, जन धन आधार मोबाइल की, इसके माध्यम से जो बीच में मध्यस्थकारी है, यानी लाभार्थी को डायरेक्ट खाते में पैसे आ रहे हैं, एलपीजी सब्सिडी वाला एग्जांपल दे दो। ठीक है, ऐसी बातें होनी चाहिए। इसमें काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं। इसके अलावा सिटीजन चार्टर, सोशल ऑडिट के क्रियान्वयन का अभाव की समस्या देखी जाती है ना। ठीक है। तो लोक निधि निगरानी तंत्र में कौन से और पॉइंट आ सकते हैं? जैसे अब आप सरकारी बजट की बात कर सकते हो। सरकारी बजट का उद्देश्य ये होता है कि सरकारी जो संपत्ति होती है या धन होता है, उस पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि बजट रखना होगा आपको संसद में, और संसद के जो सदस्य हैं वो सरकार से सवाल पूछेगी, भाई ये पैसा यहाँ पे आवंटन हो रहा है आपका, तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता उसमें बढ़ेगी। ठीक है। इसके अलावा हमारे जो सरकारी खाता है, पब्लिक अकाउंट जो है, वो 3 प्रकार का होता है। एक संचित निधि होती है, आप जानते हो। अब ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत में आप पढ़ लेना, ये पेपर 2 का विषय है। यहाँ पे संक्षिप्त में इसलिए दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं यहाँ पे। वैसे बेसिक थोड़ा सा जान सकते हैं कि जैसे हमारी जो पब्लिक अकाउंट्स है, यानी सरकारी जो खाते 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है। एक संचित निधि होती है, कंसोलिडेट फंड आपने सुना होगा। एक कंटीजेंसी फंड होता है आपका, आकस्मिक निधि होता है। एक पब्लिक अकाउंट होता है। तो सिंपल से ये देख लो कि जैसे संचित निधि क्या है। संचित निधि में से आपको यदि पैसा निकालना होगा तो पार्लियामेंट से आपको अप्रूवल लेना होगा। आकस्मिक निधि की बात करें तो ये मतलब मेरे हिसाब से राष्ट्रपति के अंडर में होती है, राष्ट्रपति के पास होती है। जब भी अचानक कोई आपदा आ गई, उसके लिए पैसा चाहिए, तो इसमें आकस्मिक निधि से धन निकाला जाता है। लोकलेखा निधि ये होती है कि जैसे सरकार का जो सामान्य कामकाज के लिए जिस इसमें पैसे की आवश्यकता होती है, इसको बाद में शायद शायद अप्रूवल की आवश्यकता होती है। डायरेक्टली तो ये जरूरी नहीं कि आप लोकलेखा निधि से पैसा निकालो और संसद से अनुमति लेनी पड़े। डायरेक्ट नहीं होता है, बाद में इनडायरेक्टली आपको लेना होता है।
तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये पेपर 2 लक्ष्मीकांत में इजीली मेंस के पेपर में है। जीएस आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हो लक्ष्मीकांत, तो उसमें भी ये टॉपिक दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा केक की क्या भूमिका, आप जानते हो कि हर साल केक क्या करता है, ऑडिट अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इसको कहाँ रखवाता है, संसद में रखवाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा सोशल ऑडिट का मतलब होता है आपके गांव में कहाँ का काम हुआ है, कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ है, तो इसकी जानकारी आप जानते हो। मतलब गांव में कहीं इसको रखा जाता है, या आप दीवारों पे देखना, वहाँ पे ऐसी जानकारी रखी जाती है कि जनता के सामने मतलब रहती है कि कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ है। और सोशल ऑडिट बहुत ज़रूरी है। जैसे कि भारत के राज्य शायद सिक्किम में या नॉर्थ ईस्ट में किस राज्य ने इसको कंपलसरी बनाया है, ये भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके अलावा न्यायिक नियंत्रण बहुत जरूरी है। आप जानते हो कि ऐसे बहुत सारे केस है या न्यायालय के द्वारा भी समय समय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ इनकी मुद्दों की बात की जाती है। ठीक है, लोकपाल और लोकायुक्त तो बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र में लोकपाल होता है, राज्य में लोकायुक्त तो होता है। इसमें भ्रष्टाचार की जांच के लिए इन संस्थाओं को बनाया गया है। इसके अलावा ई गवर्नेंस क्या है, तो ई गवर्नेंस तो आप जानते हो कि आजकल किस प्रकार जो सुशासन है, इसके लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे कि जनता को ऑनलाइन सेवा दी जा रही है। ठीक है, यही ई गवर्नेंस है। और क्या है, आरटी के माध्यम से आप सूचना की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो ये सब भूमिका निभाते हैं किसमें, लोक निधि के संरक्षण या निगरानी तंत्र को बढ़ाने में। जितने भी यहाँ पे पॉइंट डालें, अब देखो यहाँ पे डिमांड नहीं है कि यहाँ पे आपको पूरी पूरी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। यहाँ को आप कीवर्ड में लिखना है आपको, तो कीवर्ड में केवल तभी पॉसिबल होगा जब आपको छोटा लिखना आता है, छोटे नोट्स बनाने आते हैं। ठीक है, आगे जैसे इसमें अगला एक टॉपिक है, छोटा सा एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक था इसका सिलेबस के हिसाब से। जो आप देखोगे अपना सिलेबस, तो सबसे लास्ट में इसको मेंशन है। लेकिन अपने कुछ चैप्टर बीच में 2-3 चैप्टर बचे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये अपना लास्ट चैप्टर है। ये मतलब सिलेबस के हिसाब से आप देखना, लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ वाला ना, उसमें देखना। तो आप अपना सबसे पहले ये कि आप यदि लेसन देख रहे हो, सभी लेसन देख रहे हो, तो अपना सिलेबस सामने रखना। और आप उसमें हाईलाइट कर देना कि कौन कौन सी वीडियो लेसन या कौन कौन से टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। ठीक है, तो 2-4 आपको बीच में बचेंगे, 2-3 टॉपिक बचेंगे बीच में, जो मैं पढ़ा दूंगा अभी 2-3 दिन में। तो बहुत आसानी से अपना इथिक्स का पूरा सिलेबस टू दी पॉइंट कवर हो जाएगा आपका, बिना 1 रुपया खर्च किए। ठीक है, यही होना चाहिए यार, सिंपल सी है कि आप सामने पहले किसी के पास नॉलेज हो तो एक्सप्रेस करना चाहिए। और आप जानते हो कि इथिक्स में अच्छे नंबर आते हैं, हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम, सब में नंबर आते हैं। तो इन छोटे छोटे लेसन के माध्यम से आप का में काफ़ी सुधार दिखेगा। ठीक है, भ्रष्टाचार की चुनौती वाले छोटा सा एक लेसन, उसमें हम क्या बात करेंगे। जैसे भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार है निष्ठा के सामान्य मानदंड से विचलन का एक रूप रहा है। भ्रष्टाचार अपने व्यक्तिगत हित साधने हेतु अपनी स्थिति पद साधनों का जानबूझकर किया गया, मतलब स्वदेशी की प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से दुरुपयोग है, चाहे वो आर्थिक लाभ के लिए हो या अथवा शक्ति और प्रभाव में वृद्धि के लिए हो। ये तो मतलब किताबी परिभाषा है। ठीक है, सामान्य दो तौर पर आप लिख सकते हो कि भ्रष्टाचार क्या होता है, अपनी भाषा में लिखना, इसको अपनी लैंग्वेज में लिखना, क्या आप क्या सोचते हो इसके बारे में। ठीक है, तो इसके अलावा ये भी बता सकते हो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग के अनुसार भ्रष्टाचार के क्या तरीके हो सकते हैं, सीवीसी के अनुसार भ्रष्टाचार के क्या तरीके हो सकते हैं। जैसे सार्वजनिक धन का दुरुपयोग व वस्तुओं का दुरुपयोग है ना, यदि आप किसी सरकारी पोस्ट पे और वहाँ पे यदि आप वहाँ की जो संपत्ति है, चाहे आप सिंपल पेन कागज ही हो, अपने लिए यूज में ले रहे हो ना, अपने पर्सनल निजी उपयोग के लिए, तो वो भी भ्रष्टाचार में शामिल होगा। राजनीति और प्रशासन में साठ-गांठ का मामला यहाँ पे बनता है, तो भ्रष्टाचार की समस्या आती है। आय से अधिक संपत्ति अर्जित करना, पद का शक्ति का दुरुपयोग यानी कि अपने भाई भतीजावाद इनके लिए करना। इसके अलावा उपहार स्वीकार करना, यदि मतलब आप जानते हो कि मतलब कोई न कोई, जैसे आप कोई काम कर रहे हो और उसके बदले में कोई आपको उपहार देता है, तो वो भी क्या होता है, ये भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है। इसके अलावा नैतिक पतन हो रहा है, मतलब अपने व्यवहार से या जो भी आप रिश्तों में इनमें करते हो, वो भी आता है इसमें। लापरवाही भी इसमें शामिल होती है कि आपने जानबूझ के कोई कार्य मतलब इस प्रकार किया है कि उसमें लापरवाही दिख रही है। इसके अलावा ठेकेदार कंपनी के हितों में काम करना, ये सब क्या है, भ्रष्टाचार के तरीके हैं। और जब भी भ्रष्टाचार का क्वेश्चन आए, उसमें ऐसी डिमांड हो, तो आप ऐसे डायग्राम बना के उसको बता दो कि सीवीसी के अनुसार भ्रष्टाचार के ये तरीके सेकेंड ईआरसी रिपोर्ट में बताए गए हैं। इसके अलावा लोक शिकायतें होती है इसमें। लोक शिकायतों का मतलब क्या होता है, जैसे आप जानते हो कि सामान्य पब्लिक की शिकायत होती है प्रशासन को लेकर, है ना। आप हाल ही में ये चीज़ें देख रहे हो कि किस प्रकार प्रशासन और आम जनता के बीच में विश्वास की कमी देखी जा रही है, क्योंकि ऐसा माइंडसेट जनता का भी हो गया है। क्योंकि कई बार उनका अनुभव ये रहता है कि जैसे आपको ना मतलब पुलिस स्टेशन में कोई काम होता है, कई बार है ना, एफआईआर दर्ज करानी होती है, तो आम जनता के साथ वहाँ कभी कभी ऐसा होता है, सभी ऐसा नहीं करते हैं, कभी एक्सेप्शन रूप से देखा जाता है कि कभी कभी उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता। तो बाद में माइंड से आपकी जो विपरीत है या माइंड सेट आपका ऐसा हो जाता है कि कहीं ना कहीं पुलिस को लेकर आप नेगेटिव फील करते हो ना। तो ये जो न्यू प्रशासन है, न्यू पब्लिक ऑर्डर है, इनकी बात की जा रही है कि किस प्रकार आम जनता के बीच में और जो भी सार्वजनिक सेवा है या उनके जो भी कर्मचारी हैं, उनके बीच में किस प्रकार एक विश्वास वाली हो सके। तो ऐसे कार्यक्रम लगातार जारी रहते हैं जहाँ पे ऐसी लोक शिकायतों को निपटाने के लिए प्रयास किया जाता है। जैसे इसमें क्या होता है, लोक शिकायतें ये रहती है अक्सर की भ्रष्टाचार सबसे प्रमुख होता है। इसके अलावा भेदभाव का एक समस्या रहता है, पक्षपात हो गया,
कार्य विलंब से होता है, भाई भतीजावाद की समस्या देखने को मिलती है, कुप्रशासन की समस्या आती है, या उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता, नियमों और कृत्यों की उपेक्षा की जाती है, यानी जो रूल एंड रेगुलेशन उनको फॉलो नहीं किया जाता। इसके अलावा अपर्याप्त निवारण तंत्र, यानी जो शिकायतें रहती है उनका सही से निपटारा नहीं होता, यानी वहाँ पे आपका जो शिकायत निवारण तंत्र वो सही से काम नहीं करता। तो ये सब चीज़ें क्या संबंधित, इसी टॉपिक से जुड़ी हुई टॉपिक है। इसके अलावा भ्रष्टाचार की चुनौती क्या हो सकती है, इसका ये बहुत अहम मुद्दा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो भ्रष्टाचार की चुनौती ये एक तो ये है कि यथास्थितिवाद, जो मतलब इसके अंदर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं ना, वे इसके प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, वो सुधरना नहीं चाहते हैं। ठीक है, ये चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है कि मतलब सिस्टम ऐसा बन चुका है कि वो सुधार नहीं चाहते हैं, उसमें अंदर से भी आवाज़ नहीं आती कि इसमें सुधार होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सरकार और देश में संसद के द्वारा ऐसे ऐसे अच्छे एक्ट आ रहे हैं जिनमें कोशिश की जा रही है कि इनमें सुधार लाया जाए। ठीक है, आप जैसे मिशन कर्मयोगी देखना, आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो कि जो इन चीज़ों को लेकर आता है। एक भ्रष्टाचार से संबंधित हाल ही में शायद एक एक्ट भी संशोधन हुआ है ना, या नया एक्ट लेकर आया है, तो उसमें भी ऐसी बात की गई। ठीक है, कि कोई सार्वजनिक मतलब सेवा में लगा हुआ कोई अधिकारी है या कर्मचारी है, ठीक है, वो यदि भ्रष्टाचार करता है तो उसकी सारी संपत्ति मतलब उसमें छीनने की बात है, और मतलब इसके साथ साथ उनको सज़ा का भी प्रावधान उसमें किया गया है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल बता सकते हो। तो चुनौतियाँ तो ये होगी ना कि भाई यथास्थितिवाद उसमें कि बदलना नहीं चाहते। दूसरा, भ्रष्टाचार से देश की क्या होता है, जीडीपी, जीएनपी, इसके अलावा निवेश की और एफडी आदि को नुकसान होता है। जैसे इसमें अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली बात होती है। इसके अलावा जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेट की जो संस्था होती है उसमें कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, भ्रष्टाचार से संबंधित सूची जारी करती है, उसमें भी भारत की रैंक काफ़ी खराब है। ठीक है, सतत व समावेशी विकास को नुकसान होता है, असमानता की खाई और गहरी होती है। यहाँ पे एग्जाम्पल तो जैसे ऑक्सफैम की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। इसके अलावा संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों का इससे ह्रास होता है, वंचित वर्ग तक योजनाओं का पहुंच का अभाव होता है, पर्यावरण ह्रास की समस्या इसमें देखी जाती है, शासन में जनता का विश्वास कम होता है। ठीक है, तो शासन में भ्रष्टाचार कम करने और ईमानदारी व सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए फिर, ऐसे उपाय तो बताओ भी। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पे ये आपकी टेंशन नहीं होनी चाहिए कि भाई मुझे इसमें भ्रष्टाचार वाला एक बता के अपने आंसर को शुरू करना है। दोस्तों वो तो एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पे वो तो एक पॉइंट है, बाकी अन्य पॉइंट भी है। जैसे जैसे अन्य पॉइंट हो गए, नैतिक संहिता और नैतिक आचरण होना चाहिए अच्छा से, शिकायत निवारण तंत्र बहुत अच्छे से होना चाहिए। यहाँ पे आप सेवतम का एग्जाम्पल दे दो, आरटी का यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया आपने, मिशन कर्मयोगी का आपने एग्जाम्पल दे दिया। इसके अलावा सीबीआई, लोकपाल, लोक सीबीसी के आदि इत्यादि, मीडिया की भूमिका यहाँ पे होगी, एनजीओ की भूमिका होगी, सोशल ऑडिट यहाँ पे आपने बता दिया, सिटीजन चार्टर आपने बता दिया, ई गवर्नेंस बता दिया, सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक का प्रयोग बता दिया, न्यायिक नियंत्रण आपने बता दिया, आपका विस्ल ब्लोवर जो अधिनियम पारित हो चुका है वो आप बता सकते हो, भ्रष्टाचार संबंधी कानून जो नया हाल ही में आया है, भ्रष्टाचार संशोधन अधिनियम 2018। तो जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि देश के अंदर इथिक्स के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि भ्रष्टाचार की समस्या काफ़ी है, तो इसके कारण क्या है, इसकी चुनौतियाँ क्या है, इनका समाधान क्या है। तो आपने ऊपर बताया कारण ये कारण है, ठीक है, इनकी चुनौतियाँ ये है कि मतलब बदलना नहीं चाहती, कई सारे हमने पॉइंट की चर्चा की। जब आप समाधान की बात बताओगे ना तो ऐसे डायग्राम से बताना। अब यदि आप पैराग्राफ में बताओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कोशिश करोगे, एक ही पॉइंट पर खेलोगे फिर। आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखो कि सर इस साल भ्रष्टाचार का ये क्वेश्चन आया, वो भ्रष्टाचार का ये संशोधन हुआ है, तो आपका आयाम पूरे नहीं होंगे। तो आयाम पूरे करने के लिए ऐसे डायग्राम की बहुत जरूरी है। आप देखना टॉपर्स की कॉपीज में ऐसे आजकल मतलब इनोवेशन होने लगा है। तो मतलब ये भ्रष्टाचार का हो गया। इसके अलावा एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन ये आ जाए आपका कि आप सिविल सेवा में है ना, तो स्वयं को भ्रष्टाचार से बचाने वह एक ईमानदार व सत्यनिष्ठ सिविल सेवक बनने के लिए आपके पास मतलब क्या रास्ता होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है एक मॉडल आंसर की तरह है। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले क्या याद रखना है, स्वयं की सत्यनिष्ठा बनाए रखनी, यानी आत्मदीपो है, यानी कैसी भी कंडीशन हो ना, आप जैसे आप सोचते हो, जैसे आपका नैतिक व्यवहार है ना, वैसा ही आपको करना है। बिल्कुल किसी से डरना नहीं है, किसी दबाव में नहीं आना है, किसी लालच में नहीं आना है। और आपका जो बुद्ध का मतलब आत्मदीपो है, यानी स्वयं का दीप, अपना दीपक स्वयं बने, ये आपका हमेशा गाइडलाइन करेगा आपका। तो ये वाक्य हमेशा माइंड में रखना, जब भी आपको लगता है कि आपकी सत्यनिष्ठा पर सवाल उठने वाले हैं, या कहीं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की समस्या खड़ी हो सकती है, या आपका मतलब मन और बुद्धि उस दृष्टिकोण की ओर जाने की कोशिश करे, तो आप ये मतलब अपने आप को खुद को गाइडलाइन करना है कि कोई आपको गाइडलाइन नहीं करने वाला है, आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है ना, वो आपको मतलब गाइड करेगी। तो इसको बोलते हैं आत्मदीपो भव। ऐसे वाक्य इस्तेमाल करो, बहुत अच्छे लगते हैं। इसके अलावा सुकरात का भी है कि स्वयं को जानो, मतलब स्वयं को जानो, अपने कार्य की प्रकृति को जानो। ऐसी कहीं ऐसी कंडीशन ही पैदा ना हो कि आपको मतलब इन इन गलत रास्तों की ओर जाना पड़े। ठीक है, नैतिक विचारों को ध्यान में रखना है, कर्तव्यों को सही से जानना है। ठीक है, साहस मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, सिविल सेवा में साहस होना बहुत जरूरी है। निडरता बहुत सबसे अहम, मतलब बोलते हैं ना कि निडरता सिविल सेवाओं का सबसे आधार बिंदु है, सबसे ऊपर इसको रख सकते हैं हम। कि गलत कार्यों को के खिलाफ मतलब क्या करना है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना है किसी भी स्थिति में इन चीज़ों को। आप यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हो, जीरो टॉलरेंस का मतलब होना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना है। जो गलत कार्य है, जो आपकी नैतिकता के खिलाफ है ना, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना है। ठीक है, अपने आसपास देखना, ये चीज़ें अप्लाई कर सकते हो आप। एग्जाम्पल मंजूनाथ और सत्येंद्रनाथ दुबे के देखना
कि इन लोगों ने मतलब कितना अच्छा एग्जाम्पल इनका आज हम एग्जाम्पल देते हैं। आज ये मतलब देश के अंदर हमारे सार्वजनिक हितों के लिए शहीद हुए हैं लोग, है ना? मंजूनाथ और सत्येंद्र नाथ दुबे। इन्होंने 1% भी भ्रष्टाचार मतलब स्वीकार नहीं किया। फिर नकारात्मक जो लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, इन्होंने इनको मतलब गलत तरीके से इनकी हत्या करवा दी। लेकिन हत्या नहीं, ये आज देश के लिए मतलब शहीद हुए हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मतलब समाज में से लोग हैं जो कि अपनी नैतिकता पर टिके रहते हैं, चाहे उनकी जान ही क्यों नहीं चली जाए। ये सबसे अहम बिंदु होते हैं। आप इनको मतलब अपने आइडल मानो। मतलब जो अपराधी है, गैंगस्टर वगैरह, उनके क्यों आइडल मानते हो? आप अपने आइडल इन लोगों को मानो। कि मतलब ये समाज में धारणा रहती है, अपने आसपास भी देखता हूँ कि मतलब जो युवा लोग हैं, मतलब ऐसे लोगों को मतलब अपने मतलब आइडल मानते हैं, जो कि कहीं न कहीं गलत गतिविधियों से संपत्ति अर्जित करते हैं या मतलब भ्रष्टाचार तरीके से आगे बढ़ते हैं। जबकि ये होना चाहिए, मतलब ये हमारे आसपास में ये लोगों की कहानियाँ और लोगों तक पहुँचनी चाहिए कि जो देश में अच्छे लोग भी हैं, कि जो बिल्कुल भी एक ज़ीरो टॉलरेंस अपनाते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, चाहे उनकी जान ही क्यों नहीं चली जाए, ठीक है? तो एग्ज़ाम्पल देना, ऐसी कहानियाँ बच्चों तक पहुँचनी चाहिए। अपने आस-पास ऐसी कहानियाँ सुनाना। तो ये एथिक्स हमें सिखाता है कि आपको अपनी व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में कैसे आपको एक ट्रस्टवर्थी इमेज हासिल करनी है, यानी आपको एक विश्वसनीय व्यक्ति बनना है। चाहे आप सिविल सेवा में हो, चाहे आप मतलब अभी किसी भी जॉब में नहीं हो, आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपने आप को एक विश्वसनीय साबित कर सकते हो। यही हमारे देश की और समाज की असली पूंजी होती है दोस्तों। तो आप इन चीज़ों को आप शामिल करा करो, ठीक है? इसके अलावा जब भी आपको लगे कि आप जैसे आप किसी सेवा में कार्य कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको लगता है कि आपके डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, तो वहाँ पे आप डिवाइड एंड रूल का गेम अपना सकते हो कि जो ईमानदार है उनको अपनी टीम में शामिल करो, उनको ज़्यादा मोटिवेट करो, उनको प्रोत्साहन करो, ठीक है? और जो भ्रष्टाचारी है ना, उनको साइडलाइन मतलब उनको अपनी टीम में शामिल मत करो, या तो या उनको साइडलाइन करो, उनको इग्नोर करो, ठीक है? वो अपने आप फिर समय के हिसाब से सुधर जाएंगे, या उनके खिलाफ वैसे भी कानूनी कार्रवाई हो जाएगी तो वो जेल में जाएंगे, ठीक है? वो आप समझ सकते हो, ठीक है? इसके अलावा भावनात्मक समझ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। लोग जैसे लोगों को अपने उदाहरण से प्रेरित करो। एग्जाम्पल आप जानते हो, मेट्रो में ई श्रीधरन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। गांधी जी का एग्जाम्पल हो जाएगा, विवेकानंद का एग्जाम्पल हो जाएगा, जो क्या करते हैं कि जैसे मेट्रो मैन ई श्रीधरन का एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे बेस्ट बैठता है कि जैसे उनकी सत्यनिष्ठा मानी भी जाती है कि जैसे उनको कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया, जैसे चाहे आप दिल्ली मेट्रो का देखना, या बेंगलोर मेट्रो का देखना, या लखनऊ मेट्रो का देखना, जैसे उनकी ड्यूटी टाइम होता है कि आप 10 से 5 उनको ड्यूटी देनी है। तो मतलब वो एक लीडर के रूप में काम करते हैं कि 1 मिनट भी अपने कार्य में लेट नहीं होते हैं। या चलो ड्यूटी तो एक एग्जांपल है, बाकी सिविल सेवा ये होता है कि 24/7 मतलब आपको सेवा देनी होती है। तो वहाँ अपना एग्जांपल प्रेज़ेंट करो औरों के सामने कि आप भी तो मतलब सिविल सेवा को कैसे एक ईमानदारी से या मतलब एक डेडिकेशन के साथ ले रहे हो, तो लोग आपसे सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है? सभी लोगों के साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए, मतलब आप किसी को ऊँचा-नीचा, छोटा-बड़ा मत समझना, सभी के साथ एक जैसे व्यवहार होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप नियमों और कानूनों को आपको पालन करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, कई बार गलत कार्रवाई भी हो सकती है आपके खिलाफ। इसके अलावा नेतृत्व बनो, है ना? लीडरशिप दिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपको कोई कार्य दिया गया है तो उसको टालने की प्रवृत्ति मत रखना, ठीक है? लीडर कैसे बन सकते हो? जैसे आपको कोई भी कार्य मिला तो उसमें ये है कि आपको उसको दिखाना है। फिर उसमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं ऊपर सीनियर से बात करके ये करूँगा, या मतलब अभी मुझे टाइम लगेगा। तो वहाँ क्वालिटी दिखाओ अपनी कि आपको यदि काम करना है तो ज़िम्मेदारी आगे बढ़कर ग्रहण करो, ठीक है? निर्णय लेने में आपका साहस होना चाहिए। सफ़र फॉर योर प्रिंसिपल, इसमें ये बहुत बढ़िया पॉइंट है ना, कि चाहिए ना मतलब आप जैसे नैतिकवादी हो, इसके लिए चाहिए अब आपके सामने क्या होगा, बहुत सारी चुनौतियाँ आएँगी। हो सकता है आपके परिवार से मतलब ऐसी आवाज़ उठने लगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ठीक है? बच्चे, आपकी वाइफ़ या माँ-बाप भी ऐसे कहने लगे, है ना? तो लेकिन कोई इसमें घबराना नहीं है आपको। आपकी ईमानदारी ही जो सबसे बड़ी ताकत है, उसको अपनी नीति बनाए रखना है। जैसे इसमें ये होगा कि हो सकता है आपका ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना है, ठीक है? अपने मूल्यों के लिए दर्द सहना आपको सीखना पड़ेगा। यही ज़िंदगी की सच्चाई और सबसे अच्छा जो मूल्य होता है ना, अंतिम में सबसे जो बड़ा आपकी खुशी का राज़ होगा ना, ये आपकी ईमानदारी होगी, है ना? तो दोस्तों, ये अपनी रियल लाइफ़ में भी काम आती है और सार्वजनिक सेवा में तो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। अपने आप पर गर्व महसूस करना हमेशा, और अपना जो समय है, क्या करना है आपको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये कर सकते हो कि जैसे अपने जीवन को संतुलित बनाए रखना है। जैसे अपने परिवार के साथ आपको मतलब अच्छा-सा समय बिताना है। अपने रिश्तों में अच्छे से विश्वास आपको रखना है। मतलब आप जानते हो कि आजकल बहुत सारी अनैतिकता रिश्तों में देखने को मिलती है, तो वहाँ पे आपको आगे बढ़कर अपने रिश्तों में बहुत ही नैतिक और विश्वास को गहरा बनाए रखना है। और क्या कर सकते हो, मतलब सादा जीवन उच्च विचार वाली बातें यहाँ पे बहुत है, अच्छा है कि आप अपने लिए इस वीकेंड में समय निकालो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छी कोई मूवी आपको देखनी है तो मूवी देखो, या अपने मतलब वही आपके जो पेट वगैरह है उनके साथ खेलना आपको पसंद है, बच्चों के साथ आप अपना समय बिता सकते हो। माँ बाप के साथ सबसे बड़ी बात है कि अपने माता पिता है, दादा दादी है, उनके साथ अपना समय बिताओ, है ना? उनके साथ हमेशा जुड़े रहो, है ना? कैसी भी परिस्थिति हो, मतलब उनके साथ हमेशा जुड़े रहना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने जो रिश्ते हैं ना, उनको अच्छे से आप निभा रहे हो। ये आपको हमेशा खुशी देगा, अंदर से आपको हमेशा मजबूत रखेगा। आपकी जो भी परेशानी आएगी, जो भी चिंताएँ आएगी, है ना, उनको हमेशा मतलब सोख लेगा एक तरह से, क्योंकि परिवार
आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। मतलब आप जानते हो कि अपने मतलब आपकी जो भौतिक लाइफ है ना, उसके बजाय आपने अपने रिश्तों को ज़्यादा महत्व दे रहे हो, अपने मित्रों को, आपके जो खास मित्र हैं उनको ज़्यादा महत्व देना है। ठीक है, तो ये सादा जीवन स्वयं पर विश्वास करना है, खुशियों को हमेशा प्राथमिकता देनी है, रिश्तों में ही आ गया, और सत्यनिष्ठ ईमानदार बने बने रहना है। यदि आप अभी स्टूडेंट हो, यदि इन बातों का आप थोड़ा सा अपने साथ रिलेट करोगे ना, तो आपको इस लेसन को पढ़कर बहुत अच्छी खुशी होने वाली है कि इथिक्स क्या है। इथिक्स का जो पूरा सिलेबस आप देखना, आप हो। इथिक्स और कुछ नहीं है, सिर्फ आप हो, आपके विचार है, और आपका एग्जाम में पेपर है। ठीक है, तो मोटा मोटा सिलेबस करके जब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है, उसको आप प्रेजेंट करते हो, तो वहाँ पे इथिक्स का क्वेश्चन आप नहीं लिख रहे हो, आप अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हो। और एग्जामिनर का ये काम है कि जो बंदा मेरे सामने आया है ना, जो स्टूडेंट एस्पिरेंट मेरे सामने है, उसको मैं उसको पिक अच्छे से उठाऊंगा, उसको अच्छे से मार्क्स दूंगा, जो कि सिविल सेवा की भावना के अनुकूल है, जिसके अंदर नैतिकता है, ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा है, साहस है, नेतृत्व है। ऐसे गुण कहाँ दिखेंगे आपके आंसर में? अपने आप आपके एग्जाम्पल, आपके विचार, आपकी अभिव्यक्ति से साफ साफ वहाँ पे नजर आएगा। तो दोस्तों, यही अच्छे लेसन है जिनको हम लगातार ऐसे प्रैक्टिकल रूप से पढ़ने की कोशिश करें। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, कमेंट बॉक्स में डालना। ठीक है, यही एक हमारा माध्यम है जहाँ पर हम आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, कि आप जो भी वीडियो आता है उसके कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन है। और कोई दोस्तों माध्यम भी नहीं है, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, अभी पढ़ रहा हूँ, और माध्यम अभी बना भी नहीं सकते कि हम टेलीग्राम पे एक चैट का ऑप्शन करें या अदर चैटिंग करें। ऐसा अभी हमें करना भी नहीं है। हमारा क्या काम है? मेरा काम है ईमानदारी से आप लोगों को गाइड करना, पढ़ाना। आपका काम है ईमानदारी से जो भी आप लोगों को लेसन मिले, ईमानदारी से इनको पढ़ना। बस सिंपल सी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेसन पसंद आ रहा हो तो इनको लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।